दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अभी तक हमने इस बुक के 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आज हम इस बुक के 4th चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह हमारा मन उपद्रव पैदा करने की मशीन है। वो ना जाने हमसे क्या क्या करवा लेता है और हम बिल्कुल अनजान रहते हैं। हमको उसके बारे में बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कि वो मन हमसे क्या क्या करवा रहा है। इससे पहले कि हम उन उपद्रवों से बचने के उपायों के बारे में जानें, सबसे पहले हमको उसकी संरचना के बारे में समझना होगा। तो आज का हमारा 4th चैप्टर यही है, मेरी संरचना। चलो, यदि आप मान लेते हैं कि आप बीमार हैं तो मैं आगे आपको मेरी संरचना के बारे में बताता हूँ। इससे आपको ना सिर्फ मुझे समझने बल्कि मेरे उपद्रवों से बचने में भी बड़ी सहायता मिलेगी। और इस बाबत कोई भी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मैं अपने संपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ आपकी नाभि में अदृश्य रूप से स्थित हूं, और चूंकि अदृश्य हूं इसलिए विज्ञान की पकड़ से बाहर हूं। और अपने मैकेनिज्म की बात करूं तो मेरे तरंगों की भिन्नता के आधार पर मुझे 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से कुछ उपद्रवी हैं और कुछ तो अद्भुत शक्तियों से भरे पड़े हैं। मेरे उपद्रव मचाने वाले स्वरूप कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। मेरी शक्तियों के केंद्र सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, अल्टीमेट माइंड। मेरे इन 7 स्वरूपों के स्वभाव सर्वथा भिन्न हैं, और पर खूबी यह है कि आप जब भी व जिस भी मन में रहते हैं उसका स्वभाव स्वतः ही बाहर प्रकट हो जाता है। वहीं यदि मन के प्रकारों की बात करूं तो भले ही इनमें से कुछ उपद्रवी व खतरनाक हैं, परंतु साथ ही कुछ विलक्षण शक्तियों से भी भरे ही पड़े हैं। और इसका सीधा अर्थ समझो तो आपके जीवन का फैसला सिर्फ आप कौन से मन में जी रहे हैं उससे होता है। और अब इससे पहले कि आगे मैं आपको मेरे इन 7 स्वरूपों के बारे में विस्तार से कुछ समझाऊं, आपको छोटे बच्चों का मन समझना होगा, और उसी से आपको मेरे तमाम स्वरूपों, उनके स्वभाव व उनके क्रियाकलापों को समझने में आसानी होगी। तथा यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि संभावना के हिसाब से सभी बच्चे करीब करीब एक सा मन लेकर पैदा होते हैं। यानी पैदा होने के समय मन के तल पर बच्चों में ज्यादा भेदभाव नहीं होता। बच्चों में जो भी आपसी भेद होते हैं वे उनके डीएनए तथा जीन्स के कारण होते हैं, और जाहिर तौर पर उनके वे सारे भेद उनकी शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य व ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं। फिर बच्चों के मन पर लौट आऊं तो बच्चे प्रमुखता से 2 ही भाषा जानते हैं, एक प्रेम की व दूसरी क्रोध की। और ये दोनों ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी ऊर्जा वस्तुओं के मिलन यानी प्रेम से प्रकट होती है, या फिर उनकी टकराहट यानी क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। वैसे ही यदि आप किसी में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वह या तो आप उससे प्रेम जताकर ला सकते हैं या फिर क्रोध कर आप यह कमाल दिखा सकते हैं। वैसे ही यदि आपको अपने में कोई परिवर्तन लाना हो तो भी आपको स्वयं से यही 2 भाषा बोलनी होती है, परंतु दुर्भाग्य से आज हर एक में इन 2 का ही अभाव है। अब जीवन को बढ़ाने वाली क्रोध व प्रेम नामक ये 2 परम शक्तियां मनुष्य में से क्यों गायब हो गई, यह चर्चा मैं बाद में करता हूँ। अभी तो यह स्पष्ट कर दूं कि बच्चा इन 2 महाशक्तियों की परम उपस्थिति के साथ जीवन में सफलता पाने की तमाम संभावनाएं लेकर पैदा होता है। आप भी गौर से देखना, बच्चों को कोई मनपसंद वस्तु मिल जाती है तो वह प्रेमपूर्ण तरीके से मस्त हो जाता है। वहीं यदि कुछ उनके मन मुताबिक नहीं होता या फिर उनकी पसंद की कोई वस्तु उससे छीन ली जाती है तो वह क्रोध में भरकर उपद्रव पर उतर आता है। बस वह तीसरी कोई बात या भाषा समझता ही नहीं। यानी बच्चा ऊर्जा व अक्षय भंडार लेकर ही पैदा हुआ होता है। वहीं बच्चों की अन्य विशेषता के बाबत बात करूं तो वे कुछ विशेष जानते भी नहीं हैं। बहुत हुआ तो वे अपनी माँ को पहचानते हैं, बाकी रिश्तों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ खेल लेते हैं, जिसके साथ नहीं जमता उससे दूर हट जाते हैं। ऊंच नीच या अपने पराये के भेदभाव उनमें नहीं होते। व्यर्थ की जानकारियां भी उनसे कोसों दूर होती हैं। वहीं उन्हें अपने धर्म, देश, जाति या समाज बाबत भी कुछ नहीं मालूम होता। और आपने भी गौर किया ही होगा कि उनका इन बातों से काम अटकता भी नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि उपरोक्त तमाम विशेषताएं ही उनकी कभी ना खत्म होने वाली मस्ती का राज है। और यही एक बुनियादी कारण है कि बच्चे सबको प्रिय होते हैं। वैसे बच्चों की एक और विशेषता कहूँ तो
क्योंकि वे प्रेम व क्रोध नामक संसार की दो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं, सो वे प्रायः ऊर्जा से भरपूर होते हैं। अतः आप अन्य कुछ भी करना, पर बच्चों को कभी कमजोर समझने की भूल मत करना। आपने भी गौर किया ही होगा, बच्चे कितना ही उपद्रव कर लें कभी नहीं थकते हैं, कितना ही खेल कर उठे हों, परंतु फिर खेलने का मौका मिला नहीं कि झट से तैयार। उनके उपद्रवों का आलम तो यह होता है कि बारी बारी दिन भर 4 वयस्क उन्हें संभालने में लगे रहें तो चारों थक जाएंगे, लेकिन ये बच्चे कभी नहीं थकेंगे। बड़े से बड़े रियादी एथलीट से कह दिया जाए कि दिन भर वह करो जो बच्चा कर रहा है, तो चंद घंटों में ही वह ढेर हो जाएगा। बच्चा कुर्सी के नीचे घुसेगा और टेबल पर निकलेगा। चढ़ाव तो वह दिन में 20-30 बार चढ़ उतर जाएगा। एथलीट तो घबरा कर कहेगा कि इसके साथ खेलने में तो ओलंपिक में मेडल पाना ज्यादा आसान है। कुल मिलाकर इन सारी बातों का सार यह है कि प्रेम और क्रोध दो ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जिस मनुष्य ने इन दो को खो दिया वह ऊर्जाहीन हो गया। खैर, आगे यदि बच्चों की बुद्धिमत्ता की बात करूं तो वे अति बुद्धिशाली भी होते ही हैं। उन्हें कब क्या चाहिए और वह कैसे मिल सकता है इसका पूरा ज्ञान होता है, और यही कारण है कि उन्हें जो चाहिए वे हासिल करके ही रहते हैं। ऐसा मुस्कुराएंगे और ऐसा तो लाड से बोलेंगे कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। और अगर फिर भी बात ना बनी तो क्रोध, उपद्रव व जिद तो है ही, पूरा घर सर पे उठा लेंगे, आपका जीना मुश्किल कर देंगे, पर जो चाहिए वह हासिल करके ही रहेंगे। वहीं उनके आकर्षण का तो कहना ही क्या। कौन है जो बच्चों से प्रेम नहीं करता, कौन है जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा देना नहीं चाहता। बच्चों के आकर्षण का आलम तो यह है कि बड़े से बड़ा क्रूर मनुष्य भी उनके साथ दुष्टता नहीं कर पाता। कई बार तो गुंडे या लुटेरे के बीच फंसे माँ बाप भी बच्चों के कारण बच जाते हैं। साथ में बच्चा देखकर कोई दया खाने को मजबूर हो जाता है। इसके अलावा भी बच्चों के अन्य गुणों की बात की जाए तो निर्दोषता, भोलापन, चंचलता और कंसंट्रेशन, यह सब उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। और कंसंट्रेशन की तो बात ही मत करो। ध्यान तो उनका परम होता है। आपने भी देखा ही होगा कि बच्चे कितने ध्यान से खेलते हैं। सोचो यदि उतना ही कंसंट्रेशन बड़ों में आ जाए तो क्या वे जीवन की हर सफलता हासिल ना कर लें। और उनके भूलने की बात का आलम तो यह है कि 2 मिनट पहले जिस बच्चे से झगड़ते थे, अगले ही कुछ मिनटों में उसी के साथ फिर प्रेम से खेलने लग जाते हैं। और उत्साह तो उनमें इतना होता है कि कितनी ही बार गिरे फिर उठकर खड़े ही हो जाते हैं। अब इनके विपरीत थोड़ा बड़ों पर गौर करें। किसी एक बात में उनका ध्यान लगता ही नहीं। कहाँ गया वह कंसंट्रेशन जो बचपन में उनके पास था। और बड़ों का उत्साह, उनकी तो पूछो ही मत। 1-2 बार असफलता हाथ लगी नहीं कि बैठ गए सर पे हाथ रखकर आत्महत्या तक का विचार आ जाता है मन में। ऐसे में निर्दोषता, भोलापन या ऊर्जा की तो बात ही करना बेकार है। चलो यह सब तो ठीक है, पर यहाँ सबसे सोचनीय विषय यह है कि ये सारी गड़बड़ हो कहाँ गई। तो यही समझाने हेतु तो बच्चों और आपके मन का फर्क मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। दरअसल बच्चा जिस माइंड में पैदा होता है उसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह माइंड चूंकि सिर्फ प्रेम व क्रोध से भरा रहता है, अतः ऊर्जा से भरपूर होता है। दुनिया में जितने भी सफल व सुखी लोग हुए हैं, फिर वे जानते हो या ना जानते हो, परंतु वे सभी कम से कम सुपर कॉन्शियस माइंड में जीते ही आए हैं। और यदि बात विस्तार से समझाने हेतु मैं आपको इस सुपर कॉन्शियस माइंड की चंद विशेषताएं बताऊं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। व्यर्थ की जानकारियों का भी इसमें सर्वथा अभाव होता है। साथ ही उत्साह, ध्यान व लगातार नया करने की चाह तो इसमें कूट कर भरी होती है। और ऊपर से क्रोध व प्रेम की ऊर्जा से भरे होने के कारण यह माइंड जो चाहे वह करने में भी पूरी तरह सक्षम होता है। अब यदि इस पूरी बात का सार कहूँ तो वह यह है कि सफल मनुष्यों व बच्चों के गुणों में बड़ी समानताएं होती हैं, क्योंकि दोनों सुपर कॉन्शियस माइंड के आसपास ही जीते हैं। यदि ऐसा है तब तो सवाल यह उठता है कि सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुआ यह बच्चा किन मनों में व क्यों पहुंच जाता है तथा उन मनों के स्वभाव क्या हैं, बिल्कुल बताता हूँ। यही बताने हेतु तो इतनी पृष्ठभूमि बनाई है, और यही समझना आपके लिए अत्यंत जरूरी भी है, क्योंकि यही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यदि यहाँ संभाल लिया तो आपको सफल व सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, वापस मुख्य बिंदु पर लौट आऊं तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, माँ बाप तथा परिवार वाले उसे तरह तरह की समझाइश व ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। उसे उसका धर्म और उसकी जाति बताई जाती है। अपने व परायों का भेद उसके मन में पैदा किया जाता है। जीवन के व्यर्थ उद्देश्य पकड़ाकर उसे कुछ बनने हेतु उकसाया जाता है। बस इन सब से उसका कॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है। और यह कॉन्शियस माइंड बहुत कमजोर होता है। भय व असुरक्षा वह बात बेबात पकड़ता ही रहता है। और यहाँ यह कहने की जरूरत नहीं कि भय और असुरक्षा पकड़ते ही उसका उत्साह व ध्यान कमजोर पड़ने लगता है। यानी यहीं से बच्चे की दुर्गति होना शुरू हो जाती है।
जाती है। लेकिन मामला यही नहीं अटकता, फिर उस छोटे से बच्चे को कुछ बनने हेतु स्कूल भेज दिया जाता है। बेचारा बच्चा जो पूर्ण स्वतंत्रता में ही जी रहा होता है, उसे भारी बस्ता उठाकर स्कूल जाने को मजबूर किया जाता है। ना चाहते हुए भी उसे पढ़ाया जाता है। यही नहीं, फिर उसे अच्छे मार्क्स लाने हेतु भी उकसाया जाता है। और स्कूलों की तो बात ही क्या करना। जो बच्चा प्रेम चाहता था, जो खेलना चाहता था, उसे स्कूल में अनुशासन के नाम पर सताया जाता है। हालत यह हो जाती है कि स्कूल में टीचरों से तो उसे प्रेम ही नहीं मिलता। कुछ बड़ा होने पर बेचारों को घर में भी प्रेम मिलना बंद हो जाता है और इस तरह हंसता खेलता एक फूल पढ़ाई के नाम पर मुरझा दिया जाता है। इससे धीरे धीरे बच्चे की जिद कमजोर हो जाती है। जिद कमजोर होते ही उसकी जुझारू क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। विश्व का कोई भी 4-5 वर्षीय बच्चा खेलकूद व स्वतंत्रता छोड़कर अनुशासन में रहना नहीं चाहता है और यही कारण है कि अधिकांश बच्चे रोते हुए ही स्कूल जाते हैं, कुछ शक्तिहीनों को छोड़कर। और मजा यह है कि जो बच्चे हंसते हुए स्कूल जाते हैं, उनके माँ बाप बड़े तन के बताते हैं कि देखो, मेरा बच्चा स्कूल जाते वक्त नहीं रोता। अरे मूर्ख होगा, बड़ा होकर वह कोई आज्ञाकारी क्लर्क ना बन जाए तो अच्छा है। ये बात खासकर मैं केजी या पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। हाँ, एक बार उनके मित्र बन जाएं, तो उनमें बाहर की दुनिया जानने समझने की इच्छा जागृत हो जाए, फिर तो उनका स्कूल में रस जाग ही सकता है। खैर, यह भी छोड़े, फिर तो माँ बाप, परिवार व स्कूल के टीचरों द्वारा बच्चों को व्यवहार सिखाया जाने लगता है, क्रोध नहीं करने का, बड़ों का कहना मानने का, सबके काम करने का, वगैरह वगैरह। अब बच्चा जो ऊर्जा का भंडार है, जो स्वस्फुरित अपनी मर्जी से जीना चाहता है, उसे अकारण मुर्दा व नौकर बनने की प्रेरणाएं दी जाने लगती हैं। बच्चे को शुरू में ये बातें रुचिकर तो नहीं लगती, परंतु प्रलोभनों और तारीफों का सहारा लेकर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है। बात नहीं बनती तो कभी कभी उसे डांटकर या धमकाकर भी ऐसा करने को विवश किया जाता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इन सारी कोशिशों में बच्चों की महत्वपूर्ण 2 ऊर्जा, क्रोध व प्रेम, दबती चली जाती है। और सबसे खतरनाक दुष्परिणाम इसी के आते हैं। यह बात बड़े ध्यान से समझने जैसी है। दरअसल बच्चों का जिस मात्रा में प्रेम दबता है, उसका वही दबा हुआ प्रेम रूपांतरित होकर उसे भावुक बना देता है। फिर वह हताशा, सहानुभूति, दया वगैरह भावों से ओतप्रोत होता चला जाता है और फिर उसके यही सारे भाव उसके सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण करते चले जाते हैं। इसी बात को सीधे सीधे साइकोलॉजी की भाषा में कहूँ तो जिस मात्रा में बच्चों का प्रेम दबता चला जाता है, उसी मात्रा में उसकी भावुकता सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होती चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चों की दुर्दशा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, पर जाना पड़ता है। वह खेलना व उपद्रव करना चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिलता। अपने मन का मालिक होने के कारण वह स्वतंत्र रहना चाहता है, जबकि उसे अनुशासन में रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप मौके बेमौके उसका क्रोध दबता चला जाता है और उसका यह दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे कर चिंता, व्यथा, भय, ईर्ष्या जैसे जीवन को नष्ट करने वाले भावों में रूपांतरित होकर उसके अनकॉन्शियस माइंड में एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह क्रोध के साथ साथ अपनी स्वाभाविक ऊर्जा भी खोता चला जाता है। धीरे धीरे कर ध्यान व उत्साह जैसे महत्वपूर्ण गुण भी उसमें से तिरोहित होते चले जाते हैं और बदले में दुख, चिंता, भय व हताशा जैसे खतरनाक दुर्गुणों का वह भंडार बनता चला जाता है और फिर जीवन भर वह यही संग्रहित चिंता, हताशा, भय या दुख मौके बेमौके निकालता चला जाता है। आप यह मत सोचना कि विषय चिंता का है इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। दरअसल तो चिंता आपके अनकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है, इसलिए वह विषय खोजकर बाहर निकल पड़ती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसे नहीं मानेंगे, सो इसे एक उदाहरण से समझें। एक बार एक व्यक्ति ने अखबार में पढ़ा कि करीब 10 लाख वर्ष बाद सूर्य नहीं उगेगा। अब सीधी बात है कि सूर्य नहीं उगेगा तो पृथ्वी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। बस उसे चिंता पकड़ ली। अब 10 लाख वर्ष क्या 100 वर्ष बाद भी सूर्य उगे या नहीं, इससे उसे क्या फर्क पड़ रहा था। परंतु भीतर पड़ी चिंता को तो बाहर निकलने का बहाना चाहिए ही होता है। बस इस दबे क्रोध के कारण ही आप सबका यह हाल हो गया है। लेकिन मनुष्य की दुर्गति की दास्तान यहीं कहाँ रुकती है। पहले तो सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुए बच्चे को व्यर्थ की जानकारियां व उद्देश्यों से भरकर आप उसका कॉन्शियस माइंड बनाना प्रारंभ कर देते हैं और फिर उसके क्रोध और प्रेम को देखते हुए उसका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड मजबूत कर उसे चिंता, दुख, भय, सहानुभूति, लगाव वगैरह भावों से भर देते हैं। लेकिन इतने से भी आप बुद्धिमानों का मन कहाँ भरता है। तो आगे आप उसे यह भी समझा देते हैं कि जाहिर में भावों की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं, अपने मन में क्या चल रहा है यह दूसरों को पता नहीं चलने देना चाहिए। बस बेचारा चिंता, दुख व भय के साथ साथ अपनी भावनाएं भी दबाना शुरू कर देता है
और क्रोध व प्रेम तो वह फिर जीवन भर दबाता चला जाता है। आगे इसका और भी खतरनाक परिणाम आता है। फिर ये दबे चिंता, भय, दुख और लगाव तथा सहानुभूति अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड में न सिर्फ हमेशा के लिए मजबूती से संग्रहित हो जाते हैं, बल्कि पड़े पड़े मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। फिर बेचारा यह मनुष्यों की कृपा से इन भावों के धक्कों से कभी उभर नहीं पाता। चिंता व दुख में जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना कि चिंता, दुख, भय, असुरक्षा वगैरह भीतर पड़े हैं तो बाहर निकल रहे हैं। यह मत समझना कि आपका जीवन कुछ ऐसा है या परिस्थिति ऐसी है इसलिए आपको चिंता पकड़ रही है, या फिर इसलिए आपको इन भावों में जीना पड़ रहा है। हालांकि यह बात विस्तार से मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी तो 100 बातों की एक बात यह है कि बच्चों को बड़ा करते ना आना और जाने अनजाने उनके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड मजबूत करते चले जाना ही उनकी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। और आपके इन चक्करों से बचा लाखों में कोई एक ही सफल व सुखी नजर आ रहा है, और वह भी वो जो अपने सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति को संभाले रखने में सफल हो पाया है। यह 2 तरीके से संभव है। एक, या तो बच्चा स्वयं इतना जिद्दी व शक्तिशाली हो कि वह किसी और के चक्कर में पड़े ही नहीं, या दूसरा, माँ बाप व टीचर इतने समझदार हों कि उसके साथ व्यर्थ की जबरदस्ती ना करें। लेकिन मेरी यह बात पत्थर पे लिख लेना कि दुनिया का कोई भी बच्चा अपने सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति बचाए रखे बगैर किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफल व सुखी नहीं हो सकता। साथ ही यह भी तय जाने कि जिस किसी भी बच्चे ने अपना सुपर कॉन्शियस माइंड संभाल लिया, उसे सफल व सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका विज्ञान भी करीब करीब यही बात कहता है। यदि वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे का 80% से ज्यादा मानसिक विकास उसके बचपन में ही हो जाता है, तो वे गलत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। उनकी बात 100% सही है। इस हेतु वे वाकई बधाई के योग्य भी हैं। मैंने भी यहाँ यही समझाया कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा क्या होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना वह अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को संभाल कर रख पाता है। और निश्चित ही इसका पूरा दारोमदार परिवार व स्कूल के टीचरों पर है। उन्हें बच्चों की इच्छा व उनकी स्वच्छंदता का सम्मान करना सीखना ही होगा। उन्हें बच्चों को भेदभाव वाली बातें सिखाने व उन पर ऊट पटांग तथा बिन जरूरी अनुशासन लादने से हर हाल से बचाना ही होगा, और व्यर्थ के बुद्धिहीन शिक्षाओं से तो उसे सर्वथा दूर रखना होगा। बच्चा बच्चा है, उसे व्यर्थ गंभीर करें ही मत। स्कूल में वातावरण ही ऐसा बच्चों के अनुकूल बनाए कि बच्चों का घर पर मन ही ना लगे, उसे अपने घर की याद आए ही नहीं, तब तो सब बचा रहेगा। परंतु यदि स्कूल बच्चे को काटने को दौड़ रही हो, तो फिर ऐसे स्कूल में जाने से तो स्कूल ना जाना ही उसके लिए बेहतर होगा। वरना ध्यान रखना, बड़ा होते होते बच्चा अपने सारे महत्वपूर्ण गुण खो देगा। और मेरी इस बात को मनुष्य का आज भी चिल्ला चिल्ला कर सिद्ध कर ही रहा है। मनुष्य ने चाहे जितनी प्रगति कर ली हो, परंतु सफल मनुष्य के अनुपात को वह आज भी उतना नहीं सुधार पाया है जितना इतनी प्रगति के बाद सुधर जाना चाहिए था। आज भी लाखों में से 10-20 ही सफल हो पाते हैं, और इसका मात्र और एकमात्र कारण मनुष्य का अपने बच्चों को पालने नहीं आना है। क्योंकि बच्चों की स्वाभाविक प्रतिभा को निखारना तो लाखों में 10-20 को ही आता है। खैर, यह तो हुई आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों की चर्चा। दूसरी ओर इसी संदर्भ में एक और बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह मेरे स्वभाव को लेकर है, तथा उसे भी विस्तार से समझना उतना ही जरूरी है। दरअसल बात यह है कि मैं स्वभाव से ही पूर्ण स्वतंत्र व स्वच्छंद हूँ। यदि मुझे व्यर्थ दबाकर रखने की कोशिश की गई तो उसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतवाकर ही छोड़ता हूँ। हालांकि मेरे स्वतंत्र स्वभाव के कारण मेरी बड़ी बदनामी भी हुई है। युगों से मनुष्य अपने जीवन के कष्टों के लिए मुझे जवाबदार ठहराता आ रहा है, जबकि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं स्वभाव से स्वतंत्र हूँ और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती मुझे पसंद नहीं। अतः याद रख लेना कि मेरे साथ ही जाने वाली किसी भी प्रकार की जबरदस्ती का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरा स्वभाव बदलने वाला नहीं, बदलना आपको मेरे साथ किया जाने वाला आपका व्यवहार ही पड़ेगा। अतः यदि बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड तक गिरता है तो इसका दोष परिवार, समाज व शिक्षा को ही देना, मुझे नहीं। यदि आप वाकई मनुष्य के सुखी व संपन्न होने का अनुपात बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा प्रणाली में आवश्यक फेरबदल कर लेना। माँ बाप व परिवार को बच्चों को कैसे बड़ा करना है यह सिखाना, परंतु मुझ पर दोषारोपण कतई मत करना। आप मेरे स्वभाव को मानने की कोशिश करेंगे तो मैं प्रतिकार पर उतर ही आऊंगा। यूं भी अपने स्वभाव को बचाने का इस प्रकृति में सबको अधिकार है, अतः मेरे साथ छेड़खानी करें ही मत। यदि आप यह सीख जाएंगे तो मेरे तीनों कमजोर स्वरूपों को, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड को अपने में मजबूत होने ही नहीं देंगे। और इस संदर्भ में मैं कह ही चुका हूँ
कि कॉन्शियस माइंड व्यर्थ की जानकारियां एकत्र करने से बनता है, जबकि अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड क्रोध व प्रेम दबाने से मजबूत होते हैं। वरना मनुष्य को दुख, चिंता, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन वगैरह पकड़े ही क्यों? क्योंकि कोई बच्चा वह लेकर थोड़ी ही पैदा हो रहा है, और ना ही मेरे कारण मनुष्य इन सब भावों में जीने को मजबूर है। यह तो चूंकि वह मेरे स्वभाव के बाबत ना समझी बरत रहा है, इस कारण वह उसके दुष्परिणाम भोगने को मेरे द्वारा बाध्य किया जा रहा है। वरना आपने क्या किसी बच्चे को चिंता करते देखा है? अतः मनुष्य के दुखी व असफल जीवन के लिए आपको किसी को दोष देना है तो वह आप अपने स्वयं को देना, और यह भी अच्छे से समझ लेना कि ये सारी चूकें आपसे मेरी कार्यप्रणाली ना समझने के कारण हो रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ।